नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने परिवार गंगा गुरुकुलम करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर मेहनत करते हैं और ज्ञान की राह पर चलते हैं। इसलिए आज हम भारत के प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण काल वैदिक काल के बारे में पढ़ना और समझने जा रहे हैं। यह वही समय है जब वेद रचे गए और भारतीय संस्कृति की नींव रखी गई। वैदिक काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा गया, क्योंकि इसी काल में समाज, धर्म, शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ। आज की परीक्षा की दृष्टि से भी यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वैदिक काल की अवधि मतलब उस समय का टाइम टेबल, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन यानी लोग कैसे रहते, खाते, सोते थे, शिक्षा और व्यवस्था। उस समय भी बच्चों को होमवर्क से डर लगता था। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों वैदिक काल में तो लोग यज्ञ करते थे, लेकिन आजकल यूट्यूब पर लाइक सब्सक्राइब ही सबसे बड़ा यज्ञ है। हाँ, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल। वैदिक संस्कृति को अध्ययन की सुविधा के लिए दो कालों ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल माना जाता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अंतरजिखेड़ा में प्राप्त होता है। इसी कारण ऋग्वेद काल की उच्च सीमा 1000 ईसा पूर्व रखी गई। सिंधु सभ्यता का पतन 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है, अतः इसकी नींव सीमा 1500 ईसा पूर्व रखी गई है। आगे पढ़ेंगे हम। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ईस्वी तक माना जाता है उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलने लगता है, अतः इसकी निम्न सीमा 1000 ईसा पूर्व रखी जाती है। 600 ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति प्रारंभ हुई, जो उत्तर वैदिक काल के बाद भी घटना है, अतः इसकी उच्च सीमा 600 ईसा पूर्व रखी जा सकती है। हाल ही में सोनभद्र जिले में राजा नल के टीलों और अन्य स्थलों पर हुई खुदाई से पता चलता है कि उसके निकटवर्ती क्षेत्र प्राचीन काशी और आज की वाराणसी जिले में लोहे का इस्तेमाल 1500 ईसा पूर्व में ही होता था। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां कुभा, काबुल, क्रुमु, कुरमा, गोमती, गोमल। वैदिक संस्कृति को अध्ययन की सुविधा के लिए दो कालों ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अंतरजिखेड़ा से प्राप्त होता है। इसी कारण ऋग्वेद काल की उच्च सीमा 1000 ईसा पूर्व रखी गई। सिंधु सभ्यता का पतन 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है, अतः इसकी निम्न सीमा 1500 ईसा पूर्व रखी गई है। आगे बढ़ेंगे हम। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलने लगता है, अतः इसकी निम्न सीमा 1000
ईसा पूर्व रखी जाती है। 600 ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति प्रारंभ हुई, जो उत्तर वैदिक काल के बाद की घटना है, अतः इसकी उच्च सीमा 600 ईसा पूर्व रखी जा सकती है। हाल ही में सोनभद्र जिले में राजा नल के टीले और अन्य स्थलों पर हुई खुदाई से पता चलता है कि उसके निकटवर्ती क्षेत्र प्राचीन काशी और आज के वाराणसी जिले में लोहे का इस्तेमाल 1500 ईसा पूर्व में होता था। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुंभा, काबुल, कुरुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल और सुवास्तु स्वास का उल्लेख है। इसी तरह ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन मिलता है। यह 7 नदियाँ सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, सतलज नदी को कहते हैं, और विपता व्यास नदी को कहते हैं, और पारुषणी रावी नदी को, और वितस्ता झेलम को, और अस्किनी चेनाब नदी से घिरा क्षेत्र था सप्त सिंधु प्रदेश। इससे स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे। इसके पश्चात आर्य पूर्व की ओर बढ़े और कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश पर अधिकार कर इसका नाम ब्रह्मवर्त रखा। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसी तरह ऋग्वेद में कश्मीर की एक नदी मरुद्वृद्धा का उल्लेख है। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी मुजवंत का उल्लेख है, जहाँ से वे सोम प्राप्त करते थे। यह पश्चिमी हिमालय में स्थित था। इस तरह ऋग्वैदिक आर्यों का ज्ञात क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक था। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में मिलता है। इसके अनुसार विदेह माधव ने वैश्वानर अग्नि के मुख में धारण किया था। धृत का नाम लेते ही वह अग्नि माधव के मुंह से निकलकर पृथ्वी पर आ पहुंचा। उस समय विदेह माधव सरस्वती के तट पर निवास करते थे। वह अग्नि सब कुछ जलाता हुआ पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे विदेह माधव तथा उनका पुरोहित गौतम राहुगढ़ चला। वह नदियों को जलाता चला गया। अकस्मात वह सदा नीरा वर्तमान बिहार के गंडक नदी को नहीं जला पाया। यही आर्यों की पूर्वी सीमा हो गई। शतपथ ब्राह्मण में रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकबुन, कौच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है, जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। अतः उत्तर वैदिक काल में आर्यों को संपूर्ण हिमालय की जानकारी हो गई। उत्तर वैदिक साहित्य में यमुना, गंगा, दोआब, विंध्याचल आदि का भी वर्णन मिलता है। अतः विंध्य प्रदेश को उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की दक्षिणी सीमा माना जा सकता है। ऋग्वैदिक आर्यों ने ब्रह्मवर्त से आगे बढ़कर गंगा, यमुना, दोआब तथा उसके निकट के क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम आगे बढ़ेंगे हम ब्रह्मर्षि देश रखा। इसके पश्चात आर्यों ने हिमालय तथा विंध्याचल में मध्य क्षेत्र पर अधिकार करके इसका नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने बिहार तथा बंगाल के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया और इस प्रकार संपूर्ण उत्तरीय भारत उनके अधिकार में आ गया, जिसका नाम उन्होंने आर्यावर्त रखा। वैदिक नदियाँ। वैदिक संहिताओं
में कुल 31 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से 25 का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है, परंतु ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीत्मा नदियों में प्रमुख कहा गया। ऋग्वेद में के नदी सूक्त में विपाशा व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर कश्मीर की मरुधवृद्धा नदी का नाम मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती की सहायक दृष्टि नदी उल्लेख है। इसकी पहचान आधुनिक चौतंग नदी से की जाती है। आगे पढ़ेंगे। समुद्र। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख है। सिंधु तथा सरस्वती नदियों के संदर्भ में यह बताया गया है कि ये दोनों नदियां समुद्र में गिरती हैं। विदेश व्यापार के संदर्भ में ये समुद्र का उल्लेख किया गया है। कुछ विद्वान जैसे मैक्स मूलर, लासेन आदि का मानना है कि ऋग्वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था, परंतु किथ तथा अन्य पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में समुद्र का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। डॉक्टर R.S. शर्मा के अनुसार ऋग्वेद में उल्लिखित समुद्र किसी जलराशि का वाचक है। उम्मीद है आपको वैदिक काल के बारे में ये जानकारियाँ समझ में आई होंगी, इसलिए मैं अपनी बारी को विराम दूंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।